हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथमिक विश्वास। तो आज हम जो है अपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए हमारे अकाउंटेंसी से रिलेटेड और जो एमसीक्यूज सीरीज हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और देखेंगे हमारे जो जो टॉपिक्स रह गए हैं उन सबको कवर करेंगे हम अपने इन एमसीक्यूज में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द बैलेंस ऑफ द पैटी कैश इज। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली पैटी कैश जो है वो होता क्या है। तो हमारा जो पैटी कैश रहता है वो रहता है हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस, यानी कि हमारे जो भी छोटे मोटे खर्चे जो हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं डेली बेसिस पर, वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, पैटी कैश के अंदर आ जाते हैं। यानी कि जैसे कि कोई स्टेशनरी यूज हो रही है, कोई भी स्टेशनरी का सामान जो है वो हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, या फिर कोई पोस्टेज। तो ये सारे जो छोटे मोटे खर्चे हमारे बिजनेस में होते रहते हैं डेली बेसिस पर, ये सारे के सारे जो है वो रिकॉर्ड किसके अंदर किए जाते हैं, पैटी कैश बुक के अंदर। और इन्हीं सारे खर्चों को जो है वो पैटी कैश कहा जाता है। अब इस यहाँ से हम अब इस यहाँ से हम अब इसमें हमसे पूछा गया है द बैलेंस ऑफ द पैटी कैश इज। अगर हमारा पैटी कैश में कुछ बैलेंस जो है वो बच जाता है तो हम उसे एज अ क्या ट्रीट करते हैं, यानी कि हम उसे क्या मानते हैं, हम उसे एक्सपेंस मानते हैं, हम उसे एसेट मानते हैं, या फिर हम उसे अपनी इनकम मानते हैं। अब पैटी कैश क्या होता है? पैटी कैश यानी कि वो सारे एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस पर हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, और उन सभी को हम क्या करते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। अब अगर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कैश जो है वो हम वहां पर पे कर रहे हैं। अगर इन द एंड ऑफ द ईयर, अब अगर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ कैश जो है हम डेली बेसिस पर खर्च कर रहे हैं। तो कैश हमारा क्या रहता है? कैश हमारा रहता है करंट एसेट, यानी कि हमारा जो करंट एसेट है वो डेली बेसिस पर जो है वो यूज होता है कुछ अमाउंट में। और अगर इन द एंड, यानी कि पैटी कैश में कुछ ना कुछ हमारा जो कैश है वो बच जाए, यानी कि द बैलेंस ऑफ द पैटी कैश इज, तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे? तो कैश हमारा क्या रहता है? करंट एसेट। तो पैटी कैश भी हमारा क्या रहेगा? एसेट। तो आपका जो सही ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा एन एसेट, क्योंकि अब पैटी कैश मींस डेली बेसिस पर होने वाले हमारे एक्सपेंसेस जो रहते हैं। तो यानी कि कुछ ना कुछ कैश जहां हम पे कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ द पैटी कैश यानी कि कुछ बैलेंस अगर हमारे पास उन एक्सपेंसेस में से बच रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ कैश जो होगा वो बच रहा होगा हमारा, कुछ ना कुछ करंट एसेट जो है वो बच रहा है, इसलिए हम जो पैटी कैश है उसे हम एज एन एसेट जो है वो ट्रीट करते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो आता है फिक्स्ड एसेट्स आर। हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम उन्हें क्या ट्रीट करते हैं? meant for conversion into cash as quickly as possible, meant for resale, none of the above। अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमें क्या कहता है कि हम उन्हें अपने बिजनेस में लाते हैं किस चीज के लिए? लॉन्ग टर्म अर्निंग इनकम के लिए। यानी कि ये हमें कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स को हम बिजनेस में लाते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है इनकम अपने बिजनेस के लिए जनरेट कर सकें। यानी कि उन एसेट्स का यूज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाएगा, क्या करने के लिए? इनकम जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब दूसरा क्या कह रहा है? meant for conversion into cash as quickly as possible, कि हम उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं जितना जल्दी हो सके उतना। तो यहाँ पर कैश में कन्वर्ट, इजिली कन्वर्टेबल कैश में जो एसेट्स होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं? करंट एसेट्स। तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। meant for resale, अब हम कभी भी फिक्स्ड एसेट्स को रीसेल करने के लिए अपने बिजनेस में नहीं लाते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा kept in business for use over a long period of the time। हमारे जितने भी फिक्स्ड एसेट्स रहते हैं वो हमेशा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। यानी कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स हम अपने बिजनेस में लेकर आते हैं हम उन्हें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गुडविल इज। गुडविल जो है वो क्या है, हम गुडविल को क्या ट्रीट करते हैं? तो ये हमने एक बार पहले भी पढ़ा है
कि गुडविल हमारा क्या रहता है, गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट रहता है। इंटेंजिबल मीन्स जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो गुडविल क्या रहेगी, हमारी इंटेंजिबल एसेट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, स्टॉक इज, हमारा जो स्टॉक है वो किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ करंट एसेट, इंटेंजिबल, इंक्लूडिंग इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट, नन ऑफ द अबव। अब पहला हमारे पास हम देखते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं, इंक्लूडिंग इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या जो भी हमारी कंपनी में स्टॉक है, यानी कि स्टॉक क्या होता है, वो माल जो हमने क्या किया है, सेल करने के पर्पज से बनाया है, तो क्या स्टॉक हमारा फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है? नो, स्टॉक हमारा फिक्स्ड एसेट के अंदर नहीं आता। स्टॉक हमारा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्टॉक कभी भी बिजनेस में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रहता है। हम कभी भी एक स्टॉक जो हमने सेल पर्पज के लिए बनाया है, हम उसे अपने बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखते हैं, इसलिए जो स्टॉक है वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर नहीं आता है। अब दूसरा हमारे पास आता है इंटेंजिबल, हमारा स्टॉक इंटेंजिबल है। अब इंटेंजिबल मैंने आपको क्या बताया, इंटेंजिबल वो चीजें होती है जिनको ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। अब कोई भी चीज जो हमने सेल पर्पस के लिए बनाई है, उसे हम देख भी सकते हैं और उसे हम टच भी कर सकते हैं, तो स्टॉक हमारा इंटेंजिबल भी नहीं होगा। अब ये क्या रहेगा, पार्ट ऑफ करंट एसेट। स्टॉक हमारा क्या होता है, स्टॉक हमारा एक करंट एसेट का पार्ट है, क्योंकि जब भी हम बिजनेस में स्टॉक बनाते हैं, यानी कि जो भी बिजनेस स्टॉक, यानी कि बिजनेस के पास जो भी स्टॉक रहता है वो सेल पर्पस के लिए रहता है, तो जब हम उसे सेल करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ पैसा हमें मिलता है, यानी कि वो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। और करंट एसेट्स की हमारी डेफिनेशन ही क्या रहती है, करंट एसेट्स वो सारी चीजें रहती हैं जो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं, यानी कि स्टॉक हमारा क्या रहेगा, करंट एसेट रहेगा, क्योंकि स्टॉक को सेल करने के बाद हम उसे इजीली जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आता है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो क्या शो करता है, यानी कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें क्या बैलेंस मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कौन सा बैलेंस जो है वो शो होता है, या फिर वो कौन सा बैलेंस शो करता है। तो पहला हमारे पास आएगा द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न, दूसरा आता है द नेट प्रॉफिट अर्न, तीसरा आता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। अब पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, यानी कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें हमेशा पता चलती है, यानी कि इन द एंडिंग ऑफ द ईयर जब भी एक कंपनी एक बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है तो उसे वहां से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता चलती है। तो यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न हमारा जो है वो रॉन्ग है। अब इसके बाद आ जाता है नेट प्रॉफिट अर्नड। अब नेट प्रॉफिट अर्न हमारा सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अब ग्रॉस प्रॉफिट कब पता चलता है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा बैलेंस आता है वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है या तो ग्रॉस लॉस रहता है। अब ग्रॉस हमारे पास इसके बाद आता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो फिर वो ग्रॉस लॉस रहता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे जितने के भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम के बाद देखा जाता है कि हमारे पास जो बैलेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट आया है या फिर ग्रॉस लॉस आया है। अब नेट प्रॉफिट अर्न्ड, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहता है, हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा, और उस अकाउंट का जो बैलेंस रहता है हमारे पास वो या तो नेट प्रॉफिट अर्न्ड आता है या फिर नेट लॉस। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वो आता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है हम उसे देखते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को किसकी वैल्यू पर डिसाइड किया जाता है। पहला है कॉस्ट ऑफ द मार्केट प्राइसेस विच एवर इज लोअर कॉस्ट, एंड द लास्ट वन इज मार्केट वैल्यू। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो किसके अकॉर्डिंगली जो है उससे वैल्यू दी जाती है, या फिर उसको किसके अकॉर्डिंगली वैल्यू किया जाता है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो भी रहता है वो कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस विच एवर इज लोअर, यानी कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो भी लोअर रहता है, यानी कि जिसका भी
प्राइस या रेट जो है वो कम रहेगा, उसे उसी अमाउंट से जो है वो वैल्यू दी जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस से। इन दोनों में से जो भी चीज लोअर रहती है, उसी में से जो भी चीज लोअर रहती है, क्लोजिंग स्टॉक को उसी से जो है वो वैल्यू किया जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग मींस जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम बना रहे हैं। अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो क्यों बनाया जाता है, वो किस पर्पस के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जाता है? अब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टू एस्करटेन द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये जानने के लिए कि हमने जो भी चीजें मैन्युफैक्चर की हैं उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी, या फिर उन सभी चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारा कितना पैसा जो है वो खर्च हुआ है। अब दूसरा है टू शो द सेल proceeded from the goods produced during the year। ये जानने के लिए कि हमने जितने भी गुड्स बनाए थे उसकी सेल्स जो है वो क्या हुई। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो किया, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो क्यों बनाया जाता है? टू एस्करटेन द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड, यानी कि जानने के लिए कि जो भी हमने गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो हमें क्या पड़ी है। यानी कि ये देखने के लिए कि हम जो भी गुड्स बना रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि उनको बनाने का खर्चा क्या हो रहा है, इसी पर्पस के लिए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट इज। वो इनकम जो अभी तक हमने अर्न नहीं की है उसे हम किस अकाउंट में शो करते हैं, या फिर हम उससे क्या मानते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमें फॉर एग्जाम्पल हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम कुछ गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर कोई पर्सन है ए। अब ए ने क्या कहा कि मैं आपसे जो है वो कुछ गुड्स जो है वो खरीदना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4000। अब ए ने क्या कहा है कि मैं आपसे 4000 जो गुड्स हैं वो खरीदना चाहता हूँ। तो ए ने क्या किया, अब ए ने कहा है कि मैं उन गुड्स को कब लूंगा? एंडिंग ऑफ द ईयर, यानी कि इन द एंड ऑफ द ईयर जो है मैं आपसे वो गुड्स जो है वो ले लूंगा। कितने गुड्स लूंगा? 4000। लेकिन उन गुड्स की जितनी भी पेमेंट रहेगी वो मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ, यानी कि उन गुड्स की जो भी पेमेंट है मैं आपको अभी एडवांस में वो सब पैसा पे कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें वो इनकम आ रही है जो अभी तक क्या हुआ है, हमने अर्न नहीं की है। यानी कि यहाँ पर हमें वो पैसा मिल रहा है जो अभी तक हमने कमाया ही नहीं है, क्योंकि हम पैसा कब कमाएंगे? जब हम उसको गुड्स बेच देंगे। लेकिन अभी तक हमने गुड्स जो है वो ए को बेची ही नहीं है, लेकिन हम उन गुड्स के पैसे जो है वो ए से ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी? ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी रहती है। अब ये हमारे लिए लाइबिलिटी क्यों रहेगी? क्योंकि अब यहाँ पर हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इन फ्यूचर हमें ए को जो है वो गुड्स देने ही देने हैं, नो मैटर ऑन हाउ। यानी कि क्योंकि हम ए से जो है उन गुड्स के लिए, यानी कि हम ए से पैसा जो है वो रिसीव कर चुके हैं, हम ए से उन गुड्स का पैसा पहले ही ले चुके हैं, इसलिए टाइम आने पर हमें उसे ये गुड्स पे करने हैं। ये हमारी एक लाइबिलिटी है, ये उस बिजनेस के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइबिलिटी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एसेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ। हमारे जो एसेट्स हैं हम उसे किस पर्पस के लिए बिजनेस में जो है वो लाते हैं, यानी कि बिजनेस जो है वो एसेट को किस पर्पस के लिए लेकर आता है। अब पहला ऑप्शन है रीसेल। क्या हम बिजनेस में जितने भी एसेट लाते हैं उनको रीसेल करते हैं, यानी कि हम एसेट लाते हैं और किसी को आगे बेचते हैं? तो नो।
हम कभी भी बिजनेस के एसेट्स को रीसेल करने के पर्पज से जो है वो नहीं लाते हैं। कन्वर्जन इनटू कैश, नो, हम अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्टिबल नहीं करते हैं, यानी कि हम अपने एसेट्स को बेचकर वहां से पैसा जो है वो नहीं कमाते हैं। हमारे एसेट्स बिजनेस में क्यों लाए जाते हैं? एसेट लाए जाते हैं अर्निंग पर्पस के लिए। यानी कि एसेट्स क्यों लाए जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एसेट लिया, हमने मशीनरी ली। अब हमने वो मशीन क्यों ली है? गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि उस मशीन से जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे हम उससे सेल कर देंगे और वहां से जो है वो क्या करेंगे? मनी जो है वो अर्न करेंगे। यानी कि हमारे जो एसेट्स होते हैं वो क्यों लाए जाते हैं बिजनेस में? अर्निंग रिवेन्यू, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो एसेट है हम बिजनेस में लेकर आते हैं। हम एसेट्स को सेल करने के लिए या फिर कैश में कन्वर्ट करने के लिए बिजनेस में नहीं लेकर आते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा अर्निंग रिवेन्यू। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, स्टॉक इज वैल्यूड एट। ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्टॉक को हम क्या वैल्यू करते हैं। तो स्टॉक की वैल्यू जो है वो हमेशा डिपेंड करती है कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लो। कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस जो भी लोअर पड़ रहा है हम हमेशा स्टॉक को उसी वैल्यू से जो है वो डिनोट करते हैं। कॉस्ट या मार्केट प्राइस, कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी चीज जो है वो लो रहती है हम स्टॉक को हमेशा वही उसी चीज पर जो है वो वैल्यू करते हैं। यानी कि स्टॉक की वैल्यू हमेशा वही रहती है, या तो वो कॉस्ट की जो वैल्यू पड़ी है वो रहेगी या तो फिर मार्केट प्राइस की जो वैल्यू पड़ी है वो रहेगी। हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, उन दोनों में से जिस भी चीज की वैल्यू कम रहती है स्टॉक को उसी वैल्यू से जो है वो डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। हमारी जो डेप्रिसिएशन है हम वो किस पर लगाते हैं? डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज की जाती है? अब डेप्रिसिएशन क्या होती है? हैवी एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज। हम जब भी एक बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट देते हैं एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, वो हमारा क्या रहता है? अब अब हम क्या करते हैं, जब भी हो हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। हम क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट से हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम फिल्म स्टार्स को यानी कि हम फिल्म स्टार्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम उनको अपनी एडवर्टाइजमेंट में लेते हैं ताकि लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट हो उन्हें देखकर और हमारे प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाए। अब यहाँ से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नया सोप बनाया है और उस सोप को प्रमोट करने के लिए हमने किसी फिल्म स्टार को जो है वो अपॉइंट किया है। यानी कि हमने किसी फिल्म स्टार से उस सोप का प्रमोशन करवाया है या फिर एडवर्टाइजमेंट करवाई है। अब इससे क्या होगा, अब हम जानते हैं कि हमने जो भी एडवर्टाइजमेंट करवाई है इन फ्यूचर ये हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो देगी। यानी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा 1 साल का है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमने 1 साल के लिए किया है, अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए कर रहे हैं यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट हमारी 1 साल तक चलेगी, तो यहां से हमारे जो भी कस्टमर बनेंगे वो हमें क्या देंगे? वो हमें लॉन्ग टर्म फायदा देंगे। यानी कि ये एड हमारी 1 साल तक काम करेगी, लेकिन इस एड से जो भी कस्टमर हमारे जो है उस एड को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं, जो भी कस्टमर हमारे उस एड की वजह से हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हैं। यानी कि वो हमारे परमानेंट कस्टमर्स बन जाएंगे और ये एड जो है वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो देती रहेगी। यानी कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं, जो हमने एक बार खर्चा किया है पर वो हमें लॉन्ग टर्म तक कुछ फायदा जो है वो देता रहेगा। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो है वो के अंदर आ जाएगा, वो हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। यानी कि वो खर्चा जो हमने किया है पर वो लगातार इन फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ फायदा जो है वो देता रहेगा, उसे ही हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कहते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश शोज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या शो किया जाता है? अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको अभी बताया है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो लिखते हैं। अब एक यहाँ पर हमारे पास रहती है डेबिट साइड और एक हमारे पास रहती है क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक रहता है वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के जो है वो डेबिट साइड पर लिखा जाता है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा ओपनिंग स्टॉक। डैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक शोज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, dash is arrived by deducting cost of goods sold for sale। से पूछा है कि अगर हम डिडक्ट कर दें, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स को, जो भी हमारे गुड्स की कॉस्ट पड़ी है, यानी कि हमें गुड्स को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हमारी कॉस्ट है, अगर हमने किसी प्रोडक्ट को बनाया है या फिर कोई भी, यानी कि अगर हमने कोई भी चीज मैन्युफैक्चर की है, फॉर एग्जांपल हम कोई फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट हमें कितनी पड़ी। अगर उसे मैन्युफैक्चर 10,000 है और उसका सेल्स प्राइस जो है वो 20,000 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमने कोई मोबाइल जो है वो मैन्युफैक्चर किया, यानी कि कोई मोबाइल हमने बनाया, तो उसकी जो हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ी, यानी कि उस मोबाइल को बनाने का जो हमारा खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है? 10,000 रुपए। और जब हम उस मोबाइल को सेल कर रहे हैं, हम उसे कितने का सेल करते हैं? हम उसे 20,000 का सेल करते हैं। अब हम जब इन दोनों के प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी कि 20,000 में से 10,000 रुपए हम माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास आता है वो क्या होता है? तो इनको माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। यानी कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से हम अपनी सेल्स की कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन डैश एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इज नाउन एज। इन डैश एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इज नाउन एज। जब भी हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा हो जाएगा तो हम उसे क्या शो करते हैं? तो जब भी हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा हो जाता है, तो फर्स्ट चीज यहाँ पर क्या आती है? जब भी डेबिट जो है वो ज्यादा है और क्रेडिट जो है वो कम है, तो यहाँ से हमें सिंपली पता चलता है कि हमें कुछ ना कुछ जो है वो लॉस होगा। जब भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा होगा, यानी कि डेबिट बैलेंस एक्सेस है क्रेडिट बैलेंस के, तो जो भी हमें होगा वो क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब सेकंड स्टेटमेंट में भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पर हमें लॉस दिया गया है, और वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस, यानी कि इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इज नाउन एज नेट लॉस। तो हमें सिंपली बस ये याद रखना है कि जब भी हमारा डेबिट का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट का बैलेंस कम है, तो हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, उस टाइम पर हमें हमेशा जो है वो लॉस होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, closing stock balance given in the debit side of the trial balance will be written in financial statement in। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो कहां पर लिखा जाता है? तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा अनसोल्ड गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम, यानी कि
हमने एक फाइनेंशियल ईयर अपने अकाउंटिंग ईयर में कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए थे, बट उनमें से कुछ गुड्स जो हैं वो सेल नहीं हो पाए, यानी कि वो गुड्स हमारे पास जो हैं वो बच गए हैं। उन्हीं गुड्स को कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। अब जो गुड्स हम अपने फाइनेंशियल ईयर में सेल नहीं कर पाए, जो हमारे पास बच गए हैं, उन्हें क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो है वो ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनका दूसरा नाम जो रहता है वो रहता है क्लोजिंग स्टॉक। अब इसने हमसे पूछा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा डेबिट साइड पर है, उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रीट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कहाँ लिखा जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहती है हमारी? बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पर लिखा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है, यानी कि क्लोजिंग, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में जो स्टॉक बच गया, जब भी हम फाइनेंशियल ईयर को क्लोज कर रहे हैं, उसके एंड में जो बचा हुआ स्टॉक है, उसको कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक हम उस ईयर में क्या ट्रीट करते हैं, उस ईयर में हम उसे एज अ एसेट ट्रीट करते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास बच गया है वो हमारा एसेट है। अब वो एसेट क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हम इसे एज अ ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ माल बच गया है, यानी कि हम कुछ बेच रहे हैं और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बच गए उस साल के एंडिंग में, तो जब भी हम नए साल में जाएंगे, यानी कि जैसे ही हमारा न्यू अकाउंटिंग ईयर आएगा, तो हम पहले नया माल नहीं बनाएंगे, यानी कि हम पहले नया माल खरीद कर नहीं लाते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बचा है, जो भी हमारे पास पुराना स्टॉक बचा है, पहले हम उसे सेल करते हैं। यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी पिछले फाइनेंशियल ईयर का बचा है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक एसेट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, हमें उस पर कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी हम क्लोजिंग करते हैं, तो एंड में जो भी हमारा बच जाता है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो भी रहेगा, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखा जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द प्रॉपर्टी आउंड बाय द बिजनेस आर। जब भी कोई बिजनेस जो है वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, यानी कि बिजनेस ने कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की है अपने बिजनेस वर्किंग के लिए, तो उसे किसके अंदर ट्रीट किया जाता है? उसे एक एसेट के अंदर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कैपिटल क्या रहता है, कैपिटल वो चीज है जो ऑनर लेकर आएगा, तो वो कैपिटल के अंदर नहीं आता है, और वो कोई अकाउंटिंग इक्वेजन के अंदर भी नहीं आता है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर बिजनेस ने खरीदी है, तो वो हमारी एसेट के अंदर आती है, यानी कि वो अगर उस प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेगा, तो वो उसे इन फ्यूचर कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट देगी। यानी कि एसेट समथिंग दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू एंड हैज अ पावर टू जनरेट मनी, कोई भी चीज जो हमें इन फ्यूचर जो है वो पैसा देगी। तो प्रॉपर्टी को बिजनेस में जो है वो एसेट के अंदर जो है वो ट्रीट किया जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ डेबिट मीन्स, हमारा जो डेबिट है इसका क्या मतलब रहता है? हमारे डेबिट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज इन एसेट, सेकंड है इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब डेबिट जो है वो क्या होता है? जब भी हमारा कोई एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जब भी हमारा कोई एसेट जो है वो बढ़ता है, तो उसे हम हमेशा डेबिट कहा जाता है, तो उसे हम हमेशा डेबिट कहते हैं। यानी कि जब भी हमारे किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो हम उसे हमेशा डेबिट साइड जो है वो लिखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो रहेगा एन इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने पर हम हमेशा उसे जो है वो डेबिट साइड जो है वो लिखते हैं, यानी कि उसे हमेशा डेबिट साइड लिखा जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a debit balance in which of the following account would indicate a likely error। कौन से अकाउंट में डेबिट बैलेंस में मोस्टली जो है वो एरर जो है वो पाया जाता है? पहला है हमारे पास फीस अर्न, दूसरा है कैश,
तीसरा है अकाउंट रिसीवेबल्स एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मोस्टली जो एरर है वो कहाँ पाया जाता है? डेबिट बैलेंस में। तो मोस्टली जो एरर डेबिट बैलेंस में पाया जाता है वो हमेशा पाया जाता है फीस अर्नड, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा फीस अर्नड। कैश वाले में नहीं पाया जाता है, अकाउंट रिसीवेबल्स में भी नहीं पाया जाता है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में भी नहीं पाया जाता है। तो जो भी मोस्टली एरर इंडिकेट किया जाता है डेबिट साइड पर वो हमेशा फीस जो अर्न की होती है हमने वो उसमें इंडिकेट किया जाता है, यानी कि उसमें पाया जाता है।